देखिएगा कोसी इंटीग्रल थ्योरम में स्टेटमेंट था अपने पास कि जी कोई एक से संबंध क्षेत्र का बताया था सिंपली कनेक्टेड डोमेन क्या होता है, उसके अंदर सी इस क्षेत्र में कोई समृद्ध कंटूर है, कोई जी है उसके अंदर कोई कंटूर दे रखा है। तो पहले आप एक बार देखिएगा प्रूफ में, एक बात जानते हो आप, हम जानते हैं कि एफ जेड का मान कितना होता है, बताया था आप लोग, यू प्लस आयोटा बी, और जेड का मान कितना होता है एक्स प्लस आयोटा बी। तो यहां से अगर मैं आपसे डी जेड पूछूं तो कितना हो जाएगा डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई हो जाएगा। तो यहां से एलएचएस लेके चलते हैं और इसका मान किसके बराबर ले आएंगे, जी के बराबर। तो अब आप इसकी वैल्यू निकाल रहे हो, इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड का मान निकाल रहे हो, इंटीग्रेशन सी एफ जेड की वैल्यू कितनी है u प्लस आयोटा v, डी जेड की वैल्यू कितनी है dx प्लस आयोटा dy। अगले स्टेप में देखिएगा इंटीग्रेशन सी u से गुणा होगा u dx, आयोटा वाला आयोटा स्क्वायर का मान -1 तो माइनस में कितना हो जाएगा v dy हो जाएगा। फिर देखो जब ये इससे गुणा होगा प्लस में u आयोटा dy, u आयोटा dy, और जब ये इससे गुणा होगा v आयोटा dx। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी है, स्टेटमेंट उतार लिया था कल अपन ने। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ स्टेटमेंट, इसके आगे देखिएगा आप लोग। देखो इसके बाद क्या होगा, इसको अलग अलग कर लीजिए तो कितना आ जाएगा सी यू डी एक्स माइनस वी डी वाई प्लस में आयोटा कॉमन निकाल लिया दोनों में से, में से क्या बच गया u डी वाई प्लस में v डी एक्स। इसकी वैल्यू है इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड की वैल्यू है, दैट्स वी टेकन एज नंबर 1। एक ग्रीन आपने पढ़ा था जब अपन वेक्टर कैलकुलस पढ़ाते हैं सेकंड ईयर में, तीन तरीके की थ्योरम आती है लास्ट में, ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और गॉस थ्योरम। पढ़िए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, अरे एन के साथ वेक्टर कैलकुलस था कि नहीं, उसमें तीन थ्योरम थी लास्ट में, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम नहीं पढ़ी, कुछ याद आता है कि नहीं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम थी, ग्रीन थ्योरम थी, स्टोक्स थ्योरम थी। ठीक है, नहीं याद है भाई पता नहीं फिर कैसे पढ़ी, एनए पढ़ाई थी मैंने, क्यों पढ़ाई थी आप लोगों को, नहीं आप नहीं पढ़े थे, आप नहीं पढ़े एनए पढ़े थे मुझसे, वेक्टर और वेक्टर कैलकुलस नहीं पढ़े सर, वो पहले पढ़ा दिया आपने, आधी पढ़ी थी शायद वेक्टर कैलकुलस नहीं पढ़ी है, तूने पढ़ी थी तेरे सिलेबस में नहीं थी, आपने नहीं पढ़ी मुझे याद है, आप लोग पहले पढ़ा दी थी मैंने, कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़ी तो आप उस स्टेटमेंट को याद रखो, ग्रीन थ्योरम होती है बेटा एक, कौन सी प्रमेय होती है ग्रीन प्रमेय। अब ग्रीन प्रमेय का स्टेटमेंट क्या होता है, देखो देखो जैसे C इसका स्टेटमेंट होता है P dx प्लस अगर Q dy है तो वहां सिंगल इंटीग्रेशन चेंज हो जाता है डबल इंटीग्रेशन, किसमें चेंज हो जाता है डबल इंटीग्रेशन में, सिंगल इंटीग्रेशन C चेंज किसमें होता है डबल इंटीग्रेशन। अच्छा होता क्या है, देखो जो y के साथ है उसका होता है x के रेस्पेक्ट में डेल q बाई डेल x माइनस में, तो जो x के सापेक्ष है उसका होता है y के रेस्पेक्ट में डेल p अपॉन डेल y, और फिर आता है dx एंड dy। ये होती है ग्रीन थ्योरम, कौन सी थ्योरम होती है ग्रीन थ्योरम, इसका यूज मैं करूंगा यहां पर, करो कॉपी एक बार।
ग्रीन थ्योरम का काम पता है क्या होता है कि जो सिंगल इंटीग्रेशन होता है उसे किसमें चेंज करती है, डबल इंटीग्रेशन। सिंगल इंटीग्रेशन चेंज इनटू डबल इंटीग्रेशन। अच्छा अब आप देखिएगा इसका उपयोग मैं कर देता हूं वन में, यूजिंग इन वन, यूजिंग इन वन, वन के अंदर यूज करा। तो एलएचएस देखिए क्या आएगा, इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू सिंगल इंटीग्रेशन किसमें चेंज हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन में, यहाँ जी आ जाएगा। देखो जो y के साथ होता है ये q है और ये कितना है p, p dx q dy। तो होता क्या है, डेल y डेल x कौन आता है, q, q आएगा ना, q की जगह कौन है माइनस, फिर माइनस में आएगा डेल y p, p की जगह कौन है u, कोई दिक्कत, यहाँ कौन आएगा dx एंड dy, ठीक है इतना। फिर प्लस में आप इसका कंपेयर करो इससे, तो p का मान कितना, हाँ तो ये माइनस का तो लिया, माइनस में लिया ना, ये माइनस में लिया है तो q की वैल्यू क्या लिया हमने माइनस में, फिर माइनस लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोलिएगा आयोटा एडिटीज डबल इंटीग्रेशन g। अब यहाँ पे देखिएगा, देखो बाहर तो कौन आएगा dx dy, अब आएगा डेल y डेल x, q कहाँ होगा dx के साथ v, आ रहा समझ में कि नहीं, ये dx के साथ कौन है p और dy के साथ कौन है q, तो यहाँ कौन आएगा q आएगा ना, q किसके साथ है, तो dy के साथ कौन है यहाँ, तो कौन आएगा यहाँ u, माइनस में डेल y y, p किसके साथ होता है dx के साथ कौन है, तो यहाँ कौन आएगा v, भाई उल्टा लिखा पड़ा, सीधा लिख दो v dx प्लस u dy, सेम ही चीज है ये। आगे देखो आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए इसे, ये माइनस बाहर आ जाएगा, इन दोनों से भी माइनस बाहर, तो डबल इंटीग्रेशन g डेल v बाई डेल x और डेल u बाई डेल y, इधर कौन आ गया dx dy, प्लस में आयोटा डबल इंटीग्रेशन g, यहाँ से कौन आ जाएगा डेल u बाई डेल x माइनस डेल u बाई डेल y और फिर dx dy, ठीक है। ऊपर बिठा दो एक नंबर, ग्रीन थ्योरम पर लिख लिया आपने, सेकंड तक लिख लिया, ऊपर बिठा देता हूँ, इसको नंबर दे दो 2। अच्छा एक बात क्या दिया है, ये भी दे रखा है सवाल में, गिवन क्या कर रखा है, गिवन दैट एफ जेड इज एनालिटिक इन सी, सी के अंदर एनालिटिक है, एनालिटिक होता है तो कॉसी रीमान समीकरण संतुष्ट होती है, बताया आप लोगों को सीआर इक्वेशन क्या होती है, सीआर इक्वेशन डेल यू बाई डेल एक्स बराबर डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई बराबर माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, यूजिंग इन टू, किसके अंदर कर देता हूं यूजिंग इन टू के अंदर यूज करो, तो एलएचएस देखिए क्या आ जाएगा सी एफ जेड डी जेड माइनस डबल इंटीग्रेशन जी, ठीक है नहीं है, डेल वी बाई डेल एक्स की जगह क्या यहां से ये लिख दूं माइनस डेल यू बाई डेल वाई प्लस में डेल यू बाई डेल वाई, फिर बाहर कौन बैठा है dx dy प्लस आयोटा डबल इंटीग्रेशन g, ठीक है, du बाई dx है जितनी रखिएगा माइनस में डेल v बाई डेल y की जगह डेल u बाई माइनस में डेल u बाई प्लस में है ये डेल u बाई डेल x dx dy, इसमें से ये क्या 0, अरे कट गए भाई, ये कट गए 0, 0 का इंटीग्रेशन 0, 0 0 का इंटीग्रेशन 0, नहीं टोटल आंसर किसका आ गया आंसर।
बिठा दो नीचे, नीचे वाली चीज बिठा देता हूँ उसे। अच्छा, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया आप लोगों के पास? इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड का मान कितना आ गया? 0। हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। ठीक है। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और दे रखी है बेटा, आपको सिर्फ नॉलेज के लिए ये कंडीशन है ना, आपको ना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, भाई कॉन्सेप्ट किस तरीके से क्लियर होते हैं। इसमें दे रखा है कि फंक्शन एनालिटिक होगा, उसका तो यूज कर लिया क्योंकि सीआर इक्वेशन लगा दी अपन ने। लेकिन एक और कंडीशन दे रखी है कि इसमें एफ डैश जेड कॉन्टिन्यूअस है। क्या दे रखा है? एफ डैश जेड क्या है बेटा? कॉन्टिन्यूअस है। सर इसका यूज नहीं हुआ कहीं? भाई इसका यूज हो गया और अपन को पता नहीं लगा। इसका यूज हो गया और अपन को पता नहीं लगा। देखो एक बार कहां यूज हुआ, देख लो ना, लिख लिया, देखो कहां यूज हो गया इस कंसेप्ट का। आपको पता है कि एफ डैश जेड का कुछ मान निकाला था एक बार एक थ्योरम में अपन ने, ux प्लस आयोटा vx। ux का मतलब क्या होता है? प्लस में आयोटा डेल v बाई डेल x। अब क्या बोला है कि एफ डैश जेड क्या कॉन्टिन्यूअस है? एफ डैश जेड क्या है? इसका मतलब ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा और ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा, और जब ये दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं तो डेल v बाई डेल x कॉन्टिन्यूअस है तो ये भी कॉन्टिन्यूअस हो गया, और डेल v बाई डेल x कॉन्टिन्यूअस है तो ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा। मतलब चारों डेरिवेटिव क्या हो गए? कॉन्टिन्यूअस हो गए। और जो ग्रीन थ्योरम नहीं होती बेटा, कौन सी वाली? पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई डबल इंटीग्रेशन डेल क्यू वाई डेल एक्स माइनस डेल पी वाई डेल वाई और डी एक्स एंड डी वाई। इस थ्योरम में अपन ने इस कंसेप्ट का यूज किया। क्यों? इस थ्योरम को अप्लाई अपन जब कर सकते हैं जब पी क्यू और इसके पार्शियल डेरिवेटिव ये क्या हो? कॉन्टिन्यूअस। अप्लाई कब कर सकते हैं इस थ्योरम को? जब पी क्यू डेल क्यू बाई डेल एक्स और डेल पी बाई डेल एक्स सारे क्या हो? कॉन्टिन्यूअस हो। और इसमें ये बात किसने कही थी कॉन्टिन्यूअस? ये एफ डैश जेड कॉन्टिन्यूअस है, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस। समझ रहे कि नहीं? इनडायरेक्ट वे में अपन ने यूज कर लिया था कि भाई एफ डैश जेड क्या है? कॉन्टिन्यूअस। नहीं ये समझ में? दोबारा सुनो, थ्योरम में एक कांसेप्ट दे रखा था कि एफ डैश जेड कॉन्टिन्यूअस है। आप जब प्रूव करोगे तो आप खुद देखोगे यार इसमें तो ये कांसेप्ट यूज ही नहीं हुआ। एफ डैश जेड कॉन्टिन्यूअस कहां यूज हो गया? लेकिन वो यूज कहां हुआ है? इस ग्रीन थ्योरम में। क्योंकि ग्रीन थ्योरम लगी कब सकती है? जब इसके डेरिवेटिव क्या हो? कॉन्टिन्यूअस। खत्म। ठीक है, ये ओनली आप लोगों के याद रखने के लिए, आप लोग याद रखें इस चीज को, लिख लेना यहां पर। ग्रीन प्रमेय केवल तभी लग सकती है, केवल तब ही लग सकती है जब डेल क्यू बाई डेल एक्स और डेल पी बाई डेल वाई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो। ये सिर्फ समझने के लिए आप लोगों के लिए साइड में फोटो लिख लेना इस बात को, ऐसा बॉक्स बना के लिया करो, बाद में खुद कंफ्यूज हो जाओगे किस दिन। नेक्स्ट थ्योरम का सिर्फ ओनली स्टेटमेंट काम में लेंगे अपन। इंपोर्टेंट थ्योरम है स्टेटमेंट इसका। यदि एक इस थ्योरम का नाम है कॉची-गूर्सा प्रमेय। कॉची-गूर्सा प्रमेय कथन क्या है इसका? कथन स्टेटमेंट, यदि एफ जेड किसी कंटूर सी से घिरे हुए, किसी कंटूर सी से
विश्लेषिक है तब इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड का मान कितना होता है बेटा 0। तो लिख लो, लिख लिया ना, कॉसी दूसरा नंबर लिख ले, ओनली स्टेटमेंट याद रखना है इसका। पिछली थ्योरम में क्या अंतर है? पिछली वाली थ्योरम में सिर्फ एक कंडीशन एक्स्ट्रा थी, ये तो थी कि एफ डैश जेड क्या होना चाहिए कॉन्टिन्यूअस। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो कॉपी कर देना, करें स्टार्ट। देखो ये वाली थ्योरम ऐसे बायो में पूछी जाती है, पहले पूछी जाएगी कॉसी समाकलन प्रमेय बताओ, तो आप बोलोगे कि सर फंक्शन एनालिटिक है और एफ डैश जेड कॉन्टिन्यूअस है, तो इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड का मान कितना होगा 0। फिर पूछेगा कॉसी दूसरा थ्योरम क्या कहती है, आप बोलोगे उसमें सर जो ये फंक्शन है ना एफ डैश जेड कॉन्टिन्यूअस है, ये नहीं होता बस, बाकी सेम थ्योरम होती है। कौन सी थ्योरम होती है कि एफ जेड विश्लेषिक है तो इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड का मान कितना होगा 0। तो आगे से देखो इसका काम की थ्योरम है, अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके का है मेरे पास, ये कोई कंटूर है सी और इसमें पूरे में फंक्शन एनालिटिक है, फंक्शन क्या है एनालिटिक है, तो तुरंत बोल देना इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड का मान कितना हो जाएगा 0। एनालिटिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, आप सीधा समझो डिफरेंशिएशन किया जा सके, डिफरेंशिएशन किया जा सके। कुछ फंक्शन हमेशा एनालिटिक होते हैं, एनालिटिक मतलब विश्लेषिक होते हैं, जिसमें मैं आपको एग्जांपल बताऊं, ये फंक्शन हमेशा एनालिटिक होते हैं, जैसे e की पावर z फंक्शन, sin z फंक्शन, cos z फंक्शन, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन, याद है ना बहुपद फलन az स्क्वायर bz प्लस c टाइप फंक्शन, ठीक है, ऐसे फंक्शन क्या होते हैं ऑलवेज एनालिटिक होते हैं। और भी फंक्शन होते हैं जैसे 1/z - 2, सिर्फ इसका अवकलन कर सकते हो, लेकिन कहां पर ये परिभाषित नहीं है, z बराबर 2 पर परिभाषित नहीं है, बस ये करना होगा आपको, सही है कि नहीं है, 2 आप रखोगे तो इनफिनिट आ जाता है, परिभाषित नहीं है। तो ऐसे कोई फंक्शन आ जाए और मान लो अगर कल को ऐसे आ जाए e की पावर z dz और यहां दे दिया जाए z 5, ये मैं बता दिया कि ये क्या है आपको, डिस्टेंस नहीं है, कुछ और है, कोई बात नहीं, अभी बता दो। e की पावर z dz इंटीग्रेट करते हैं, ये एक वृत्त होता है, ये क्या होता है, तो इसका कोई मान पूछे तो आप तो देखो कौन सा फलन है, विश्लेषिक फलन है कि नहीं विश्लेषिक, और विश्लेषिक फलन का इंटीग्रेशन कितना होता है 0, इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। कल को कोई ऐसा नजर आ जाए कि इंटीग्रेशन sin z dz mod z = 5, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा 0, क्यों हो जाएगा, क्योंकि विश्लेषिक फलन है, क्योंकि क्या है विश्लेषिक फलन है। तो ये कंसेप्ट बहुत काम में आने वाला है आपको, एक बार उतारो इस चीज को, नोट डाल के उतार लो चाहे, फिर मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये क्या चीज होती है। वैसे तो प्रीवियस लेक्चर्स में आपको खूब समझा दिए थे, लेकिन आप लोग नहीं पढ़ पाए थे, कुछ लेक्चर मिस किया आप लोगों ने। तन्मय ये क्या नाम है तेरा, ये वृत्त होता है एक सर्कल जिसका सेंटर 0 और रेडियस 5 होती है, बताया था ये, ठीक है कि नहीं है, ये लेक्चर्स में बताया था, नहीं भी बताया तो आप उससे रिपीट कर देंगे इस चीज को अपन। तो नजर यहाँ पर पड़ा करेगी कि सर ये तो एनालिटिक है, ये तो क्या है एनालिटिक है, एनालिटिक का इंटीग्रेशन कितना होगा
एक बार बताओ तुम में से है ना, ये बताओ वृत्त की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन ऑफ सर्कल क्या चीज होती है? सर्कल की डेफिनेशन किसी निश्चित बिंदु का सही है और बोलो आगे का बिंदु पद क्या कहलाता है? एक सौ में सेम डिस्टेंस होना चाहिए, सही ना? जैसे सर इसमें मान लीजिए एक कोई फिक्स पॉइंट है ए कॉमा बी, एक ऐसे पॉइंट का लोकस है सर, बिंदु पद है जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या रहती है? हमेशा समान रहती है, और वो फिक्स डिस्टेंस क्या लेते हो? आर। फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर, और फिक्स डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। जो चर बिंदु मानते हो, अब h कोमा k लेते हैं, पहले क्या लेते हैं? h कोमा k। इसकी दूरी कितनी होती है? हमेशा r रहती है। ये मान लीजिए सेंटर हो गया c, तो PC के बीच की दूरी कितनी होती है? r होती है। भाई ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी? r रहेगी, ये तो डेफिनेशन होती है। PC दूरी कैसे निकालते हैं? अंडर रूट में h माइनस a का स्क्वायर k माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू r। वर्क कर दूं तो h माइनस a का स्क्वायर k माइनस b का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। फॉर लोकस के लिए क्या करते हो? लोकस के लिए h के को किस में चेंज कर देते हो? कुछ भी नहीं पता आपको। बिंदु पद के लिए करते हैं ना, h को किस में चेंज करते हैं? x y में। तो कितना हो जाएगा ये? x माइनस a का स्क्वायर y माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसकी समीकरण है? एक वृत्त की। किसकी समीकरण है ये? वृत्त की समीकरण है कि नहीं? ये समीकरण वृत्त की, ये पहली कहानी आपको आती है कि नहीं? वृत्त की समीकरण क्या होती है? x माइनस a का स्क्वायर y माइनस b का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ठीक है, चलिए। अच्छा, इस पॉइंट को अगर मैं सम्मिश्र संख्या में लिखूं तो इसका मतलब यही होगा ना, a प्लस आयोटा b। याद है पॉइंट में लिखना? और इसको कैसे लिखते हैं पॉइंट में? h प्लस आयोटा k। ये समझ में भाई, ये पॉइंट फॉर्म में लिखना है। इसको पॉइंट फॉर्म में लिख दिया, इसको पॉइंट फॉर्म में लिख दिया। इसको नाम दे दिया z1, इसको नाम दे दिया z, इसको क्या नाम दे दिया? z1। बढ़ूंगा आगे। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालना जानते हो आप? z z1 के बीच की डिस्टेंस को कैसे निकालते हैं? आप और कंसेप्ट सीखो। आपको ना कुछ ये दो लेक्चर आपके मिस थे, इसका आप लोगों को नहीं आ रहा है। बस प्लस समझ में आ गई? सर्कल की डेफिनेशन कैसे निकालते हैं? अच्छा और समझो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ कोई पॉइंट z1 है, पॉइंट कौन है इसके लिए? P पॉइंट है, x1, y1। दूसरा पॉइंट क्या है? z2 है, Q पॉइंट है, x2, y2। अगर मैं आपसे कहूँ बेटा इनके बीच की डिस्टेंस निकालो, इनके बीच की क्या निकालो? डिस्टेंस। तो z1 z2 के बीच की डिस्टेंस क्या आ जाएगी? डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मान लो डिस्टेंस होगी pq। डिस्टेंस कितनी होगी? ये pq। अब मैं आपसे कहूँ बेटा आप एक बार ना z2 माइनस z1 निकालो। क्या निकालो? z2 माइनस z1। तो z2 का मान कितना है? z2 का मान अगर लिखना पॉइंट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसे? x2 प्लस आयोटा y2। z1 को कैसे लिखेंगे इसे? x1 प्लस आयोटा y1। तो x2 का मान लिख दो, z2 का मान कितना है? x2 प्लस आयोटा y2 माइनस में z1 का मान कितना है? x1 प्लस आयोटा y1। अब देखो अगले स्टेप है मॉड। x2 माइनस क्या कर लूं? x1, भाई इसमें से ये घटा दिया और इन दोनों में आयोटा कॉमन आ रहा है, और y2 माइनस y1। इसका मतलब, और मॉड कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या का? अगर z इक्वल टू x प्लस आयोटा y है तो मॉड कैसे निकालोगे? अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इसका मॉड कैसे निकलेगा? अंडर रूट में x स्क्वायर, मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सर ये तो दूरी है, यही तो दूरी है। इसका मतलब क्या आ गया? ये p q। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन में दूरी कैसे निकालते हो? z2 माइनस z1 का मॉड। अब मैं आपसे पूछूं दो बिंदुओं के बीच की दूरी कॉम्प्लेक्स में कैसे निकलेगी? मॉड लगा दो z2 माइनस z1। अगर मान लो आप इसी बात को, सर्कल वाली बात को, PC इज इक्वल टू r है कि नहीं? PC इज इक्वल टू r।
है कि नहीं। और पीसी दूरी अगर मैं आपसे बोलूं, एक तरीका तो ये अंडर रूट में निकालने वाला, एक तरीका क्या है पीसी निकालने का, मतलब जेड माइनस जेड1 कर दो भाई। यहां दूरी निकालने का तरीका क्या है, जैसे आपने z2 माइनस z1 का मॉड कर दिया, ऐसे ही मैं आपसे कहूं आपको ये दूरी निकालनी है, यहाँ कौन है z है, यहाँ कौन है z1 है, तो मेरे को अगर ये दूरी चाहिए तो कैसे करोगे, z माइनस z1 का मॉड, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ये नहीं आ जाएगा z माइनस z1 का मॉड, और ये किसके बराबर हो जाएगा, r के बराबर। ये और ये दोनों सेम बात ही तो है, ये pc इक्वल टू r, ये pc इक्वल टू r, बस ये कार्तीय रूप में चला और ये सम्मिश्र रूप में चला, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो सर ये क्या है भाई, ये वृत्त है, ये क्या है, सर्कल है। कौन सा सर्कल है सर, ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस कितनी है, r है, और केंद्र कितना है उसका, z1, केंद्र कितना है उसका, z1। अब दो बातें आप याद रखो कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कॉम्प्लेक्स में कैसे निकालते हैं, मॉड ऑफ z2 माइनस z1। वृत्त की समीकरण क्या होती है, z माइनस z1 इज इक्वल टू r, r क्या होती है, रेडियस, z1 क्या होता है, सेंटर, z1 क्या होता है इसका सेंटर। और जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, मान लीजिए किसी ने ऐसे लिख दिया z माइनस 4 आयोटा 5 आयोटा इज इक्वल टू 6, तो आप समझ जाइए पहली बात तो ये सर वृत्त है, ये कौन है, वृत्त है, z माइनस z1 इज इक्वल टू r, रेडियस कितनी है इसकी 6, और सेंटर कितना है, z1 इज इक्वल टू 5 आयोटा। अब 5 आयोटा को ऐसे लिख सकते हो ना 0 प्लस 5 आयोटा, तो x की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू कितनी है 5, तो सेंटर कितना आ गया 0,5, रेडियस कितनी होगी 6। आ रहा है समझ में ये। एक और क्वेश्चन अगर मैं एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे z माइनस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 5 लिखा पड़ा है, तो किसकी समीकरण है ये, वृत्त की, रेडियस कितनी है इसकी रूट 5, सेंटर कितना है z1 इज इक्वल टू 2, और 2 को ऐसे लिख सकता हूं ना 2 प्लस 0 आयोटा, तो x का मान कितना हो गया, y का मान कितना हो गया, तो सेंटर कौन आ गया 2,0, रेडियस कौन आ गई अंडर रूट 5, ये किसकी समीकरण है, वृत्त की। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का कांसेप्ट क्या हो गया, मॉड z2 माइनस z1। कॉम्प्लेक्स के अंदर सर्कल कैसे करते हैं, z माइनस z1 इज इक्वल टू r, r कौन होता है, रेडियस। कॉपी कर लो जो जो आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है, कर लो पूरा, चाहे नोट डाल के कर लो, तुम्हें करना कैसा है कर लो बेटा, ये मॉर्निंग बैच का बच्चा था। ये भाई सर्कल आना चाहिए, बहुत काम का है ये, आगे सारे कंसेप्ट सर्कल से आने वाले हैं।
कि रेडियस क्या है और सेंटर क्या है। भूल जाते हो, मोड निकालना भूल जाते हो। जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका मोड कैसे निकालेंगे? अच्छा जरा चलो इसका आंसर बताना। मोड जेड इज इक्वल टू 6 लिख दिया, तो ये किसको व्यक्त करता है? ये तो हो गया वृत्त सर, पहली बात। वृत्त को ऐसे लिख दूं क्या, जेड माइनस जीरो इज इक्वल टू 6, सही है कि नहीं है? तो रेडियस कितनी होगी? 6। सेंटर कितना हो गया? 0। 0 मतलब 0 क्या, 0 प्लस आयोटा 0, एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी 0, मतलब 0 कॉमा 0। सेंटर कितना आ गया? 0 0। रेडियस कितनी आ गई? 6। अब समझ में आ गया कि मोड जेड इज इक्वल टू 5 क्या है? एक वृत्त है सर, जिसका सेंटर कौन है? 0 0, और रेडियस कितनी है? 5। याद रखना है ना, सर्कल बहुत काम आएगा आपने, है ना। और ये चीज है ना, सर्कल आपको याद होना चाहिए, सर्कल में सेंटर कैसे निकालते हैं और रेडियस कैसे निकालते हैं, बहुत काम की चीज है ये। बता दूं मैं? जल्दी जल्दी खींचो, ये आपको बहुत टाइम लगाते हैं बताने में। अरे मीरा जी थोड़ा तेज उतारा करो आप, बहुत स्लो स्लो उतारते हो, आप थोड़ा खींच के उतारो तो धड़ 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 उतारते हो। मिटा दूं मैं आप? चलिए चलो, इसी बेस पे एक बड़ा शानदार क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन आपके आने वाले भी हैं, ऐसे आएंगे, इंटीग्रेशन मोड जेड इज इक्वल टू हाफ 1 अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 जेड माइनस 1 डी जेड इज इक्वल टू, इसका मान क्या होगा? और सेकंड क्वेश्चन है मोड जेड इज इक्वल टू 2 डी जेड अपॉन जेड माइनस 1, इसका मान क्या होगा? ठीक है कि नहीं? या फिर मैं बोलूं किसका मान 0 होगा? तो आपको ये तो पता लग रहा है कि सर ये एक सर्कल है, इसका सेंटर कितना है? 0 0, रेडियस कितनी है? 2। तो जब सेकंड वाले में चलोगे तो रेडियस कितनी है इसकी? 2 है। सेंटर कितना है? 0 0, रेडियस 2, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 2 0। अच्छा, ये इसको प्रॉब्लम कहाँ है? 1 अपॉन जेड माइनस 1 को डिफरेंशिएबल तो है, लेकिन कहाँ प्रॉब्लम है? इसे बस 1 पर प्रॉब्लम है। 1 मतलब जैसे आप 1 ले लो, जेड 1 बराबर 1 हो गया। 1 का मतलब 1 प्लस 0 आयोटा, 1 प्लस 0 आयोटा मतलब 1 कॉमा 0। तो 1 कॉमा 0 कहाँ होगा? यहाँ होगा। ठीक है कि नहीं है? तो मैं पूछूं, तो ये सर्कल है, क्या इस सर्कल के अंदर ये वाला फंक्शन, कौन सा वाला फंक्शन? 1 अपॉन जेड माइनस 1 विश्लेषिक है? नहीं है विश्लेषिक। क्यों नहीं है विश्लेषिक? क्योंकि जेड बराबर 1 इसमें मौजूद है, और जिस पर ये रहता फैल रहा है, इंफिनिटी दे रहा है, तो विश्लेषिक नहीं है। तो विश्लेषिक नहीं है, तो इसका आंसर 0 भी नहीं होगा। अब ऊपर वाला देखो, ऊपर वाले में क्या सीन चल रहा है, इधर बताता हूं मैं आपको। रेडियस कितनी है इसकी? हाफ। सेंटर कौन है? 0 0। तो ये कंडीशन है कुछ,
इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 1.2, 0, ये सेंटर 0 0, और इसको भी कहां प्रॉब्लम है 1 पर, 1 पर मतलब किस पर प्रॉब्लम है 1, इस पॉइंट पर है। अब मैं पूछूं क्या इसके अंदर जो ये फंक्शन है वो एनालिटिक है? हाँ सर है एनालिटिक, क्योंकि इसे प्रॉब्लम कहां थी 1 पर थी, 1 तो इसमें है ही नहीं है, 1 तो इसमें है ही नहीं है, तो मतलब इसके अंदर हर पॉइंट का फंक्शन क्या है एनालिटिक है, और जब एनालिटिक है तो cos दूसरा थ्योरम का केस का मान कितना होगा 0। आगे समझ में? तो एनालिटिक है देन आंसर 0। यहां एनालिटिक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर z1 मौजूद है, इस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो जहां पर एनालिटिक नहीं है उसका तो आंसर 0 नहीं होगा, लेकिन जब जब एनालिटिक होगा तो आंसर कितना मिलेगा 0। कर लो कॉपी। आज के लिए इतना ही छोड़िए यार, है ना, थोड़ा सा तक वैसे भी 40 मिनट की होगी वीडियो।